बच्चों अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं वंशागति का आणविक आधार। उस वंशागति के आणविक आधार में अपने 4-5 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं। वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार, ठीक है। अपन इसमें जो टॉपिक आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, उसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये अपन आज सिद्ध कर देंगे। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो अपने को जैसे ही पूछा गया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, सिद्ध करो, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक प्रयोग बताएंगे, ठीक है। तो अपन एक प्रयोग बताएंगे, उस प्रयोग के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले तो क्या है, 2-3 परिभाषाएं याद करनी है। एक परिभाषा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं अपने को एक्सप्लेन करना है। तो अपने को जैसे ही पूछा जीवाणुभोजी क्या होते हैं, तो आपको बताना है वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जीवाणुभोजी के नाम से जानते हैं। कोई भी विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है उसको क्या कहते हैं, जीवाणुभोजी कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जीवाणुभोजी क्या है, जीवाणुभोजी जीवाणु है या विषाणु है, ठीक है। आपके परीक्षा में सवाल आ गया जीवाणुभोजी क्या है, जीवाणु होता है, विषाणु होता है, तो आपको उत्तर होगा वायरस। क्या होता है, वायरस, ठीक है। वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं उन्हें कहते हैं जीवाणुभोजी। समझ गए बात को। अब अपन जानते हैं ये जीवाणुभोजी हैं, इसका एक सिर होता है और इसके अंदर क्या होता है, एक इसके अंदर ये इस तरह की संरचना होती है, कॉलर, और फिर उसके बाद इसमें होती है पूंछ, ठीक है। तो अपन इसमें संरचना देखते हैं। तो संरचना में क्या होता है, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है सिर, दूसरा भाग होता है जिसको कहते हैं कॉलर, और तीसरा भाग होता है जिसको कहते हैं पुच्छ, ठीक है। मेन इसके 3 भाग होते हैं। सिर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डीएनए होता है 50 से 52 किलो बेस का। तो इसके अंदर डीएनए पाया जाता है 50 से 52 किलो बेस तक का, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जीवाणुभोजी है, उसके सिर के अंदर अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं डीएनए, ठीक है। तो सिर के अंदर अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, इसको कहा जाता है कोर। क्या कहा जाता है, कोर, ठीक है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है इसके बीचों बीच में, और इसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण होता है, जीवाणु के चारों तरफ, उसको कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं, कैप्सिड। तो आपने जैसे सिर देखा, सिर के अंदर आपको 2 संरचनाएं दिखाई दी। सिर के अंदर आपको एक तो प्रोटीन का आवरण दिखाई दिया है, ये प्रोटीन का आवरण है। ये प्रोटीन का आवरण क्या है, कैप्सिड है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके बीचों बीच में डीएनए है। डीएनए एक्चुअल में इसका सेंट्रल भाग है, इसलिए इसको कहा जाता है कोर। ये 50 से 52 किलो बेस तक का डीएनए इसमें ज्यादातर आ सकता है, उससे ज्यादा इसमें डीएनए नहीं आता है, ठीक है। अब ये जीवाणुभोजी की संरचना है। तो जीवाणुभोजी की कभी भी आपको संरचना पूछ ले तो थोड़ी बहुत आपको संरचना आनी चाहिए। ये जीवाणुभोजी है, इसमें एक तो सिर होता है, एक कॉलर होता है और एक पूंछ होती है। अब क्या करता है ये जीवाणुभोजी है, ये क्या करता है, ये किसी जीवाणु के संपर्क में आता है। जैसे ये जीवाणु के संपर्क में आया तो अपने ये जो पुच्छ तंतु हैं, जो ये टेल फिलामेंट है, इनकी सहायता से ये क्या होता है, ये इनसे जीवाणु से जुड़ जाता है। फिर इसके बाद इससे लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, इसमें छेद कर देता है। इसमें क्या कर देगा, छेद कर देगा। और फिर उसके बाद ये क्या होगा, इसके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है, वो अनुवांशिक पदार्थ किस में प्रवेश कर जाएगा, ये अनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो आपने क्या देखा, इसका जो सिर है, क्या है, इसका सिर है। इस सिर के अंदर क्या होता है, जो अनुवांशिक पदार्थ है, सिर के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है वो किस में प्रवेश कर जाता है, जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। जीवाणु के अंदर प्रवेश कर गया। ये जीवाणु का खुद का अनुवांशिक पदार्थ है, ये जीवाणु का खुद का अनुवांशिक पदार्थ है। ये किसका अनुवांशिक पदार्थ है, जीवाणुभोजी का। ये जीवाणुभोजी का अनुवांशिक पदार्थ इसमें घुस गया।
फिर ये जीवाणु भोजी का अनुवांशिक पदार्थ जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ के साथ मिश्रित हो जाएगा। ये क्या है, जीवाणु है, और ये क्या है, जीवाणु भोजी का अनुवांशिक पदार्थ है, और ये किसका अनुवांशिक पदार्थ है, ये जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। उसके साथ ये क्या होगा, ये मिक्स हो जाएगा, ये इसके साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा इस तरह से। और मिक्स होने के पश्चात क्या होगा, ये जीवाणु है, ये क्या करेगा, जीवाणु बहुत सारे अपने अनुवांशिक पदार्थ की प्रतिकृति करेगा, उसके साथ में ये इसकी भी प्रतिकृति हो जाएगी। तो बहुत सारा ये डीएनए बन जाएगा। ये बहुत सारा इस तरह से आपने देखा डीएनए बन गया, ये इस तरह से बहुत सारा डीएनए बन गया। लेकिन इस डीएनए के साथ में आपने क्या देखा, इस डीएनए के साथ आपने देखा कि जीवाणु और इन दोनों का डीएनए है, जीवाणु भोजी का। फिर उसके बाद ये कोशिका भित्ति है, ये गलती है, और गलने के पश्चात ये इस तरह से ये अनुवांशिक पदार्थ मुक्त होते हैं, और इनके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण बन जाता है। इनके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण बन जाता है। इनके चारों तरफ किसका आवरण बन गया, प्रोटीन का आवरण बन गया। तो इस क्रिया को अपन कह रहे हैं कि इस तरह से ये जीवाणु भोजी इसने जन्म किया है, और बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे आपको बताना है नए जीवाणु भोजी बने। इसको कहा जाता है लयन चक्र। लयन चक्र, लयन चक्र द्वारा बहुत सारे नए जीवाणु भोजी बने। कितना जीवाणु भोजी था, एक, कितने बन गए, 4। ये मैंने 4 बनाए हैं, ऐसे लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में बनते हैं। तो इसका काम करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप बताओगे जीवाणु भोजी हैं वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं उन्हें कहते हैं जीवाणु भोजी। फिर आपको याद रखना है कि जीवाणु भोजी हैं वो जीवाणु होते हैं या विषाणु होते हैं, परीक्षा में सवाल आता है। तो आपका उत्तर होगा विषाणु, वायरस। फिर अगला सवाल आता है जीवाणु भोजी में अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए होता है या आरएनए। तो आपका उत्तर होगा डीएनए होता है। ठीक है, अब अगला सवाल है कि जीवाणु भोजी के सिर के अंदर क्या क्या होता है। जीवाणु भोजी के सिर के बीचों बीच में डीएनए होता है, और इसके चारों तरफ एक आवरण होता है जो प्रोटीन का बना होता है, जिसको कहते हैं कैप्सिड, और इसके बीच में डीएनए को अपन कहते हैं कोर। ये जो जीवाणु भोजी हैं, इस जीवाणु भोजी के अंदर एक तो सिर है, एक पुंछ है, और बीच में ये कॉलर है। ठीक है, 3 भाग है। अब ये जो पुंछ तंतु होते हैं, इनकी सहायता से जीवाणु क्या करता है, जीवाणु भोजी जीवाणु से जुड़ जाता है, यानी इसकी कोशिका भित्ति के अंदर इसके ये पुंछ तंतु घुस जाते हैं। फिर लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति में छिद्र कर देता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति में छिद्र कर देता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति में छिद्र होने के पश्चात ये जो जीवाणु है, इस जीवाणु के अंदर जीवाणु भोजी का अनुवांशिक पदार्थ प्रविष्ट हो जाता है, इस रास्ते से होता हुआ। फिर ये जो अनुवांशिक पदार्थ है जीवाणु भोजी का, ये इस जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ के साथ मिश्रित हो जाता है, और इस पर नियंत्रण कर लेता है, और इस पर नियंत्रण करके बोलता है कि मेरी प्रतिकृति करो। तो कुछ ही समय बाद बहुत सारी प्रतिकृति तैयार होती हैं। ये प्रतिकृति सब किसकी हैं, ये सब प्रतिकृति हैं जीवाणु भोजी के डीएनए की। ये कहता है कि आप सब काम बंद करो और मेरी प्रतिकृति तैयार करो। तो कुछ ही समय के अंदर ऐसी बहुत सारी करोड़ों प्रतिकृति तैयार होती हैं। ये प्रतिकृति यानी फोटोकॉपी होती है डीएनए की। फिर उसके बाद लयन चक्र द्वारा क्या होता है, ये ऐसे गलता है, और गलते ही इसकी कोशिका भित्ति नष्ट होते ही ये जो डीएनए है इसके चारों तरफ प्रोटीन आवरण बनता है, और ये नया जीवाणु भोजी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये वायरस है, इस वायरस ने क्या किया, जीवाणु है उसको अपनी फैक्ट्री बना लिया और अपना उत्पादन कर लिया। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपन पढ़ रहे हैं डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है उसको सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है उसको सिद्ध कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अपन सिद्ध कर देंगे आज के डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित होता है। अनुवांशिक पदार्थ मतलब अपन कह रहे हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो,
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो, उसे कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक प्रयोग बता रहे हैं आपको, जो हर्शे और चेस ने किया था। एक वैज्ञानिक था हर्शे और दूसरा था चेस। इन दो वैज्ञानिकों ने क्या किया था, प्रयोग किया था 1952 के अंदर, और सिद्ध कर दिया था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। उन्होंने इसके लिए क्या है, जीवाणु भोजी का उपयोग किया था। उन्होंने इसके लिए किसका उपयोग किया था, जीवाणु भोजी का। जीवाणु भोजी, अभी मैंने परिभाषा बताई आपको, वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी। ठीक है, ये याद रखना है। अब अपन कह रहे हैं कि छोटा सा प्रयोग है अपने बच्चों। इन्होंने क्या किया कि जीवाणु भोजी हैं, उस जीवाणु भोजी को दो माध्यम के अंदर संवर्धित किया। सबसे पहले ऐसा माध्यम था जिसमें सल्फर 35 था। सल्फर 35 एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, उसमें इसको संवर्धित किया। और कुछ विषाणु हैं, उनको फास्फोरस 32 के अंदर संवर्धित किया। जैसे ये कोई मान लो जीवाणु भोजी हैं, इस जीवाणु भोजी को किस में संवर्धित किया, इस जीवाणु भोजी हैं, इसको फास्फोरस 32 के अंदर संवर्धित किया। फास्फोरस 32 एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। इसमें जैसे ही संवर्धित किया, फास्फोरस डीएनए में होता, आप जानते ही हो, न्यूक्लियोटाइड्स में। तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर ये फास्फोरस 32 डीएनए के अंदर मिक्स हो गया। ये डीएनए है, इसमें फास्फोरस 32 मिक्स हो गया। ये इस तरह से मिक्स हुआ, इस तरह से मिक्स हो गया, इस तरह से ये क्या हो गया, डीएनए के अंदर फास्फोरस 32 मिक्स हो गया। फास्फोरस 32 युक्त डीएनए। अब अपन ने क्या किया कि कुछ ऐसे विषाणु थे, इन विषाणुओं को क्या किया, इन जीवाणु भोजी को सल्फर 35 में संवर्धित किया। सल्फर 35 में, सल्फर 35 भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है, उसमें संवर्धित किया। ये चीज एक बहुत अच्छी है कि सल्फर डीएनए में नहीं होता है, सल्फर प्रोटीन में होता है। किसमें होता है, सल्फर प्रोटीन में होता है। ये सल्फर प्रोटीन में मिक्स हो गया, ये सल्फर किस में मिक्स हो गया, ये प्रोटीन के अंदर मिक्स हो गया। ये सल्फर है, ये प्रोटीन के अंदर मिक्स हो गया, डीएनए के अंदर मिक्स नहीं हुआ। सल्फर चूंकि प्रोटीन में होता है, ये प्रोटीन है कैप्सिड में, उसमें ये जगह जगह सल्फर 35 मिक्स हो गया। ये सल्फर 35 प्रोटीन में मिक्स हो गया। प्रोटीन का आवरण है जिसको कह रहे हैं कैप्सिड, उसमें जाके ये मिक्स हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे किया कि जीवाणु भोजी है, उस कुछ जीवाणु भोजी यानी कुछ विषाणुओं को किस में संवर्धित किया, कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम में संवर्धित किया जिसमें फास्फोरस 32 रेडियो सक्रिय पदार्थ था, और कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम में संवर्धित किया जिसमें सल्फर 35 रेडियो सक्रिय पदार्थ था। एक चीज बच्चों आपको याद रखनी है, डीएनए में फास्फोरस होता है तो ये, और प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता है। तो फास्फोरस किस में मिक्स हो गया, 32 फास्फोरस 32 मिक्स उसके डीएनए में हो गया। वो डीएनए है वो चमकीला हो गया। डीएनए चमकीला क्यों हो गया, क्योंकि उसमें फास्फोरस रेडियो सक्रिय पदार्थ मिक्स हो गया। यहाँ सल्फर 35 है, वो प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं होता है। प्रोटीन यहाँ चमकीला हो गया। प्रोटीन का आवरण क्या होता है, कैप्सिड होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जीवाणु लिए, ये जीवाणु है, उस जीवाणु का नाम है ई कोलाई। इस्चीरिया कोलाई जीवाणु है, उसको लिया। ये इस्चीरिया कोलाई जीवाणु है, उसको लिया। पहले क्या किया कि एक विषाणु था, उसका नाम था ये फास्फोरस 32 युक्त, ये फास्फोरस 32 वाला क्या है, ये विषाणु है। ये फास्फोरस 32 वाला विषाणु है, फास्फोरस 32 युक्त रेडियो सक्रिय विषाणु, जिसके डीएनए में है रेडियो सक्रिय पदार्थ। दूसरा उन्होंने ये लिया, दूसरा विषाणु
ये दूसरा विषाणु है। क्या है? ये दूसरा विषाणु है। इस विषाणु के अंदर ये जो प्रोटीन का आवरण है ये रेडियो सक्रिय है। प्रोटीन का आवरण क्या है? रेडियो सक्रिय है। इसमें सल्फर 35 है। अब ये दोनों क्या होते हैं? इसको संक्रमित करते हैं। इसका ये डीएनए होता है, ये इसका खुद का डीएनए है, ये इसका खुद का डीएनए है। अब क्या होता है? ये डीएनए इसमें आ जाता है और इसका डीएनए भी इसमें आ जाता है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। इसके बाद लयन चक्र चलता है और बहुत सारे नए ये इस तरह से बनते हैं जीवाणु भोजी। बहुत सारे नए जीवाणु भोजी बनते हैं। ये बहुत सारे नए जीवाणु भोजी बने। इसमें भी बहुत सारे नए जीवाणु भोजी बने। ये जीवाणु भोजी बने लयन चक्र द्वारा। ठीक है, अब इसमें जब अध्ययन किया गया तो ये क्या है? इसमें जब अध्ययन किया गया तो इसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ फास्फोरस 32 था। इसकी अगली पीढ़ी के अंदर रेडियो सक्रिय पदार्थ फास्फोरस 32 था। इसके अंदर अध्ययन किया गया तो इसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ सल्फर 35 नहीं था। इसका मतलब प्रोटीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं गया, लेकिन डीएनए था वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर गया। इन सब के अंदर फास्फोरस 32 मौजूद था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जबकि प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होता है। तो हर्शे और चेस नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु भोजी का उपयोग किया और ये बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है उस पदार्थ का नाम डीएनए है, ना कि प्रोटीन है। डीएनए इसमें गया और इसने इसके ऊपर नियंत्रण किया और लयन चक्र द्वारा बहुत सारे नए जीवाणु भोजी बने। जब इन जीवाणु भोजी हैं, इनका अध्ययन किया गया तो इनके अंदर फास्फोरस 32 रेडियो सक्रिय पदार्थ पाया गया। इसका मतलब डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। जब इसका अध्ययन किया गया तो इसमें सल्फर 35 रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं था। इसका मतलब ये प्रोटीन आवरण यहीं रह गया, इसके अंदर गया नहीं, और गया नहीं तो अगली पीढ़ी के अंदर ये आया नहीं। तो अपन कह रहे हैं कि इस तरह से हर्शे और चेस ने सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हर्शे और चेस का प्रयोग बताओ, तो आप बताओगे कि इन्होंने सिद्ध किया कि अनुवांशिक पदार्थ होता है, उसका मतलब है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो और अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए। अब जीवाणु भोजी याद रखना है, वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं उन्हें कहते हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी के अंदर रेडियो सक्रिय पदार्थ है, उसमें उसको संवर्धित किया। अब ये चीज याद रखनी है, सल्फर 35 होता है प्रोटीन के अंदर और फास्फोरस 32 होता है डीएनए के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फास्फोरस 32 डीएनए के अंदर है और सल्फर 35 रेडियो सक्रिय पदार्थ विषाणु है उसमें प्रवेश करने के लिए आवश्यक होगा। अब इस तरह से क्या हुआ, इसको इसमें संवर्धित किया तो फास्फोरस 32 डीएनए मिक्स हो गया। इनको जब प्रोटीन के सल्फर में संवर्धित किया, जब 35 में संवर्धित किया तो ये प्रोटीन है वो इस प्रोटीन में मिक्स हो गया। तो इस तरह से ये मिक्स होने के बाद आगे अगली पीढ़ी के अंदर अपन ने अध्ययन किया तो अपन ने देखा कौन जा रहा है नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर। नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर जा रहा है केवल डीएनए, क्योंकि उसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ फास्फोरस 32 पाया गया, जबकि प्रोटीन है वो उसके साथ ही बाहर रह गया आवरण के रूप में, वो उसमें गया ही नहीं और वो अगली पीढ़ी में संचरित नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों।